हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं अनुराधा सिंह अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रही हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 का एक इम्पॉर्टेंट लेसन, संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन। तो ये लेसन बेटा सभी बच्चों के लिए है, जो बच्चे 11 में हैं और जो बच्चे 12 में हैं उनके लिए भी है, और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेस्ट है। यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि हमारे संसाधन क्या है, उपलब्धता क्या है उसकी, और प्रबंधन क्या है। यानी जो रिसोर्स है उसे हम उसका मैनेजमेंट कैसे करें, और ये जो रिसोर्स है वो किस प्रकार से हमारे कार्यों को सही तरीके से करता है, किस प्रकार हम रिसोर्स का यूज़ करके अपने कार्यों को कम समय में ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि ये रिसोर्स की उपलब्धता क्या है और इसका हम मैनेजमेंट कैसे करें। हम सब जानते हैं बेटा कि साधन हमारे सीमित होते हैं। साधन जो होते हैं वो हमारे सीमित होते हैं, इसलिए हमेशा हमें अपने जो साधन है ना उनका प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि साधन कैसा है, तो सीमित है। जो हमारे साधन है ये सीमित होते हैं। ठीक है, तो रिसोर्स जो भी है, जिस भी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं उसका हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना हमें करना है, ये चीज़ें हम अगर पहले से प्लानिंग करते हैं, है ना, अगर हम पहले से प्लानिंग करके करते हैं तो हमारा क्या होता है, जो भी रिसोर्स होता है उसका यूज सही तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है यहाँ पे, संसाधन भी संपत्ति है। जो हमारा संसाधन है उसकी तुलना किससे किया है, एक संपत्ति से। द्रव या निधियां होती हैं जिनका उपयोग लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, हम किसी भी संसाधन का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ताकि हम उस लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकें। संसाधन के उदाहरण क्या क्या हैं, धन है, समय है, स्थान है और ऊर्जा। ये सारे हमारे क्या हैं, संसाधन के उदाहरण हैं। यानी धन, कहाँ हमें किस प्रकार अपने धन की बचत करनी है, किस प्रकार हम कम धन में अपने अच्छे से काम कर ले। समय, समय भी वही है, हर किसी के पास 24 घंटा है, लेकिन कोई 24 घंटे में अपने पूरे काम कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है। ऊर्जा, कुछ लोग कुछ कार्य में बहुत ज़्यादा ऊर्जा व्यस्त कर देते हैं। जैसे अब मान लीजिए एक गृहिणी है, उसके पास समय का अभाव है, उसके यहाँ बहुत सारे गेस्ट आए हैं, अब उसे खाना बनाना है। अब जैसे अगर वो सिलबट्टे पे मसाला पीसती है तो वहाँ पर उसका समय भी ज़्यादा जाता है, प्लस उसकी एनर्जी भी जाती है। अगर वही मसाला वो मिक्सर ग्राइंडर में पीसती है तो वहाँ समय भी बचता है और एनर्जी भी बचती है। तो इस तरह से यानी किस प्रकार जो भी हमारे साधन है उनका हम कैसे प्रयोग करें। तो यही है बेटा कि समय, धन, स्थान और ऊर्जा ये हमारे संसाधन के क्या है, उदाहरण है। संसाधन जो होता है हर किसी के पास एक समान उपलब्ध नहीं हो सकता है। हम सब जानते हैं कि जिसके पास जैसा धन होता है उसके पास वैसे ही संसाधन उपलब्ध होते हैं। सभी संसाधन, सभी उपलब्ध संसाधन का समुचित उपयोग करने के लिए जो भी संसाधन है उसका अगर आप सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं तो आप जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आवश्यक है कि आप उपलब्ध संसाधनों का उचित प्रबंधन करें, यानी उसका मैनेजमेंट सही तरीके से करें। इन संसाधनों का उचित रूप से प्रयोग न कर पाने के कारण आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, आप पिछड़ जाते हैं। तो अब इस लेसन में हम लोग को पढ़ना है समय एवं स्थान का प्रबंधन। ठीक है, किसका प्रबंधन देखना है हमें, समय और स्थान का। ठीक है, तो देखिए पहला क्या दिया है, समय प्रबंधन। समय प्रबंधन आप सारे बच्चों को याद होगा, टीजीटी के एग्जाम में बेटा 8:8 एक क्वेश्चन आया था और लगभग ये सबके क्वेश्चन गलत हुए थे, है ना। तो अगर हम ये
तीनों 8 को जोड़ते हैं तुम्हारा कितना आता है बेटा? 24 घंटा आता है। ठीक है, तो यहाँ यही बताया जाता है कि 8 घंटे हमें काम करना है, 8 घंटे आराम और 8 घंटे की नींद। ठीक है, इसलिए इसको 3 भागों में बांटा गया, 8:8:8। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बहुत बनते हैं बेटा, और जो भी बच्चे 11 में पढ़ रहे हैं वो बच्चे भी ध्यान दें, क्योंकि बेटा आप लोग भी तो किसी लक्ष्य के लिए पढ़ रहे हो, आपका भी तो कोई लक्ष्य होगा ना, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें थोड़ा सा मन लगाकर पढ़ना होगा। तभी तो जो बच्ची आगे चली गई हैं, बीए कर रही है, एमए कर रही है, उनका बेस ही कमज़ोर है, क्योंकि वो शुरू में अच्छे से पढ़ी नहीं है। तो बेटा जब किसी भी पेड़ का, किसी भी पौधे का जब जड़ कमज़ोर होगा तो वो पौधा ग्रोथ ज़्यादा नहीं करता है। इसीलिए बेटा मैं आप बच्चों से रिक्वेस्ट यही करती हूँ बेटा कि जो भी आप पढ़ते हो मन से पढ़ा करो, ताकि आगे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आए तो आप आसानी से उसको कर लो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। तो समय हमारा क्या है? एक अमूल्य साधन है। समय क्या है? एक अमूल्य साधन है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। समय एक ऐसा साधन है जो हर किसी के पास उपलब्ध होता है, और कितना? 24 घंटा। हर व्यक्ति के पास 24 घंटा समय होता है। अब ये निर्भर करता है कि वो व्यक्ति इस 24 घंटे का प्रयोग कैसे करता है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो धनी वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो या फिर निम्न वर्ग का हो, हर किसी के पास समय बराबर होता है। क्या होता है? समय हमेशा बराबर होता है। ठीक, यह हमारे उस ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने इस 24 घंटे का प्रयोग कहाँ पर और कैसे कर रहे हैं। ये जो समय है, समय जो होता है हमें हर एक कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। समय एक सीमित साधन है, ये भी अंडरलाइन कर दे रही हूं मैं, लिख लीजिएगा आप लोग। समय क्या है? एक सीमित साधन है, परंतु अक्सर हम इसका ठीक से उपयोग नहीं करते और जाने अनजाने अपने समय को हम व्यर्थ करते हैं। एग्जाम्पल, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो बेटा, अभी आपका पढ़ने में उतना मन नहीं लगता है, थोड़ा सा भी क्लास में कुछ होता है, टीचर नहीं आते, आप नहीं पढ़ते हो, दोस्तों से बात करने लगते हो, बात करते करते घंटी चली जाती है, पढ़ाई नहीं हो पाती। फिर जब आप बड़े होते हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है, तब आप पछताते हो कि कल को अगर मैं अच्छे से पढ़ा रहता या पढ़ी रहती तो आज मैं एक अच्छे जॉब में होती, और जॉब में होती तो मुझे एक अच्छा धन मिलता, जिससे मैं अपनी ज़रूरत, अपने परिवार की ज़रूरत को ज़रूर पूरा कर लेती। फिर उस समय क्या होगा बेटा? यही होगा कि आप अपने समय का सदुपयोग तो नहीं की सही से। अब अब जब समय निकल गया तो आप क्या कर रहे हो? सिर्फ पछता रहे हो। तो बेटा यही है, समय एक सीमित साधन है, और जो भी इसका सही से उपयोग नहीं करता है वो आगे चल के जरूर पछताता है। ठीक है, जाने अनजाने हम समय व्यर्थ गवा देते हैं, लेकिन एक बार बीता हुआ समय दोबारा नहीं आता है। व्यर्थ में ना ही गवाए अपना समय। और समय जो होता है ना बेटा, समय को ना तो हम खरीद सकते हैं और ना ही हम किसी से उधार ले सकते हैं। मान लीजिए कोई महिला है, वो अपने किचन का काम 1.5 घंटे में करके अपने ड्यूटी पर चली जाती है, और एक महिला है जो दिन भर घर पे रहती है, उसके काम पूरे दिन चलते हैं, पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके करती है, क्योंकि उसे काम पर नहीं जाना। ठीक है, ये अपना पूरा समय अपने कामों में व्यतीत कर रही है, और ये कम से कम समय में अपना सारा काम करके अपने ड्यूटी पे जा रही है। तो दोनों में अंतर है। ये मानसिक रूप से संतुष्ट रहेगी, क्योंकि इसकी ज़रूरतें जो भी होंगी, इसके पास धन उपलब्ध होगा, वो अपनी आवश्यकता की चीज़ें पूरी कर लेंगी। लेकिन इनके पास समय तो बहुत है, लेकिन धन का अभाव है, तो इस तरह से ये मानसिक रूप से परेशान रहेंगी। ठीक है, आगे देखिए। तो समय जो होता है बेटा, वो हम किसी से ना ले सकते हैं ना किसी को दे सकते हैं, है ना? ना खरीद सकते हैं ना उधारी पे ले सकते हैं। इसलिए हमें अपने क्या करना चाहिए? समय की व्यवस्था करना जरूरी है, जिससे समय का अपव्यय ना हो सके
और हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति और अपने लक्ष्य की पूर्ति आसानी से कर सके। समय व्यवस्था का अर्थ है कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य को संपन्न करना, यानी कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्यों को पूरा कर ले, यही हमारा कहलाता है समय प्रबंधन। ठीक है, क्या कहलाता है? समय प्रबंधन। तो समय एक ऐसा साधन है जिसका प्रयोग हमें सही तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो समय के संबंध में समय के 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं बेटा? समय के संबंध में समय के 3 भाग होते हैं। क्या है? समय के 3 भाग हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? पहला है कार्य, दूसरा है विश्राम और तीसरा है हमारा मनोरंजन। ठीक है, मनोरंजन। देखिए, यही से हमारा प्रश्न बना था टीजीटी 2021 में। टीजीटी 2021 में यही प्रश्न बना था। कार्य क्या है? कार्य 8 घंटे का हो, विश्राम 8 घंटे का हो और मनोरंजन 8 घंटे का हो। ठीक है बेटा, तो ये समय के 3 क्या है? भाग है। ये समय के 3 भाग हैं जिन्हें हमें देख करके ही अपने समय का प्रबंधन करना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या दिया है। तो एक गृह व्यवस्था में गृहिणी को सभी कार्य तथा समय का विभाजन इस प्रकार करना चाहिए कि उसके पास कार्य करने के अतिरिक्त अपनी देखभाल, विश्राम तथा मनोरंजन के लिए भी समय उपलब्ध हो सके। एक अच्छी समय योजना हो हम समस्त काम निपटाने में और आराम तथा मनपसंद कार्यों को करने के लिए पर्याप्त समय पाने में हमारी सहायता करती है। जो गृहिणी नौकरी करती हैं उनके लिए समय व्यवस्था करना तो और भी गंभीर समस्या है, क्योंकि गृहिणी के लिए समय व्यवस्था तभी संभव हो पाएगी बेटा जब वो अपने जो भी उसके सदस्य हैं परिवार में उनका योगदान लेंगी, उनका सहयोग लेंगी, तभी वो समय व्यवस्था को अच्छे से मैनेज कर पाएंगी। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए। अब है बेटा हमारा समय व्यवस्था का महत्व, यानी अगर हम समय की व्यवस्था सही तरीके से करें तो उससे क्या महत्व होगा। पहला दिया है समय योजना बनाने से समय तथा शक्ति दोनों की बचत होती है, और ये सही बात है। जब हम किसी भी चीज़ को प्लानिंग करके करते हैं ना, तो वहाँ हमारा टाइम कम लगता है और हमारी एनर्जी भी कम लगती है। जब समय कम लगेगा तो एनर्जी अपने आप कम लगेगा। दूसरा दिया है प्रतिदिन समय योजना के अनुसार कार्य करने से व्यक्ति का उस कार्य को उसी समय करने का स्वभाव बन जाता है। जैसे आप लोग देखते हो कि आपकी मम्मी किचन में बहुत जल्दी काम करती है, वही काम आप करने जाते हो आपको ज़्यादा समय लगता है। क्या लगता है? ज़्यादा समय लगता है, लेकिन मम्मी को बहुत कम समय लगता है और वो फटाफट काम करके खाली हो जाती है। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि वो आदत हो गया है। ये हमारे किस में जाएगा? आदतन में जाएगा। यानी आप किसी भी कार्य को जब बार बार करते हो तो वो आपके आदत में हो जाता है और वो कार्य करने में आपका समय कम लगता है। तीसरा दिया है अब क्या करना है यह सोचने में समय व्यर्थ नहीं करना है तथा कार्य करने की गति में वृद्धि होती रहे। यानी हमें ये सोच के अपना समय नहीं गंवाना है कि हमें क्या करना है। जैसे जो भी गृहिणी जॉब वाली होती है या आप बच्चे पढ़ने वाले होते हो, आपके घर में बहुत सारा काम होता है, तो आप बच्चे क्या करते हो बेटा, एक दिन पहले ही प्लानिंग कर लेते हो कि मैं इतने बजे उठूंगी, इतने से इतने बजे तक घर का काम करूंगी, फिर इतने बजे मैं रेडी होकर स्कूल चली जाऊंगी, फिर वहां से आने के बाद इतने बजे मुझे काम करना है। तो आप बेटा अपना टाइम निकालते हो ना कि आप रोज विद्यालय जाते हो, तो आपको विद्यालय जाने में 10 मिनट लगता है, 15 मिनट लगता है या फिर 20 मिनट। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, अपने इस टाइम को सोचते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो, समझ लेते हो कि मुझे घर का काम करने के लिए 1 घंटा, ठीक है, तैयार होने के लिए मुझे आधा घंटा लगेगा, विद्यालय जाने में हमको 20 मिनट लगता है। तो इस तरह से क्या करते हो बेटा, उस हिसाब से आप अपना उतने समय से अपना काम शुरू कर देते हो कि मुझे 6 बजे काम शुरू करना है कि 7 बजे करना है, ताकि मैं यानी 1 घंटा, आधा घंटा और ये 20 मिनट, यानी हम 2 घंटे में बिल्कुल खाली हो जाए, ताकि हम अपना समय से विद्यालय
पहुंच जाए। तो इस तरह से हम क्या करते बेटा, प्लानिंग करते। तो अगर हम बिना प्लानिंग किए कोई भी कार्य को करेंगे बेटा, तो हमारा समय वहां पर ज्यादा व्यर्थ होता है। महत्वपूर्ण कार्य की व्यवस्था करने में गृहिणी अत्यधिक थकावट से बचती है। अगर व्यवस्था करके गृहिणी कार्य कर रही है बेटा, तो वो जरूर थकावट से बच जाएंगी। जैसे आपको किचन का काम करना है, या आप बच्चे, चलो यहाँ पे छोड़ो, आप बच्चे पढ़ाई कर रहे हो और एक दिन में आपको ढेर सारा काम मिल गया लिखने के लिए, आप परेशान। तो आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं समय निकालते हो। आप देखते हो स्कूल में भी अगर जो पीरियड नहीं चल रहा है, या टीचर आके बैठे हैं नहीं पढ़ा रहे या रीडिंग करवा रहे, तो आप क्या करते हो, धीरे से अपनी कॉपी निकाल करके लिखना शुरू। आप वहां पे क्या कर रहे हो, समय का सदुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि घर जाने के बाद मुझे तो इतना ही टाइम मिलेगा, अब इतने टाइम में मुझे इतना लिखना है, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो आप क्या करते बेटा, कहीं ना कहीं से समय निकाल करके, है ना, कहीं ना कहीं से आप समय निकाल करके अपने उस कार्य को संपन्न करने की कोशिश करते हैं। अगला दिया है, गृहिणी अपने विश्राम तथा मनोरंजन के लिए समय निकाल सकती। देखो बेटा, जो हमारा माइंड होता है ना, उसको रिफ्रेश करने के लिए, उसको आराम देने के लिए हमें मनोरंजन करना ही पड़ता है, और इस मनोरंजन के लिए भी हमें समय निकालना जरूरी है। पहले की जो महिलाएं होती थी बेटा, उनको मनोरंजन के लिए टाइम नहीं मिल पाता था। वही जॉइंट फैमिली में जो भी रहती थी, आपस में जो भी बात करना हुआ, मस्ती करना हुआ, वो काम करते करते ही करती थी। अभी क्या है बेटा, जब से डिजिटल जमाना हुआ है, आप देख रहे हो सबके पास मोबाइल हो गया, हर एक गृहिणी के पास मोबाइल है। वो क्या करती है, फटाफट अपना काम करती हैं ताकि मेरा सीरियल ना छूटे, मेरे शॉर्ट्स ना छूटे। उसके बाद जब वो मोबाइल बैठ जाती है ना, आप बुलाते रहो, मम्मी खाना दे दो, मम्मी ये कर दो, तो क्या बोलती है, मैं खाना बना के रख दूँ, जाके ले लो, है ना। तो हर कोई चाहता बेटा कि मैं अपने लाइफ में थोड़ा सा मनोरंजन करूं। ठीक है, तो एक गृहिणी को अपने समय का ऐसे नियोजन करना चाहिए, ऐसे आयोजन करना चाहिए, ताकि उसको जो भी समय निकले, उस समय में वो अपने मनोरंजन को भी थोड़ा सा समय दे सके। इसके बाद बेटा, भारी तथा हल्के कार्यों की व्यवस्था करने से अत्यधिक थकावट से बच सकते। जैसे मान लीजिए आप कोई भारी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी भारी कार्य कर रहे हैं, तो जब हम लंबे समय तक भारी कार्य करते हैं ना, तो हमें थकान आ जाता है, काम हमारा ऐसे ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इसी भारी कार्य को करते करते अगर थोड़ा सा आपको आराम वाला काम मिल जाए, तो आप आराम से काम करते हो, थोड़ा सा एनर्जी आ जाता है। फिर उसके बाद भारी कार्य करते हो, तो आपका फिर रेखा ग्राफ जो है वो ऊपर को जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो काम, जैसे हम कोई भी काम करें बेटा, तो अगर हम भारी कार्य कर रहे हैं, तो भारी कार्य के साथ हमें हल्के कार्यों का भी आयोजन करना जरूरी है। जैसे कोई बच्चा हैंडपंप चला रहा है, अगर मान लीजिए आपके पास समरसेबुल नहीं है, हैंडपंप है आपके पास, या फिर आप साइकिल चलाते हो, घर से जब निकलते हो स्पीड बहुत तेज होती है, बहुत तेज, लेकिन धीरे 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 आपकी स्पीड आगे चल के कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप जब साइकिल चलाते हो तो आप भारी कार्य करते हो, और लंबे टाइम तक भारी कार्य करने से आप थक जाते हो। इसके लिए आप क्या करते हो, अपने साइकिल को थोड़ा धीमा कर देते हो, जिससे आपके पैर को थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो भारी कार्य के बाद हमेशा हमें हल्के कार्यों का आयोजन करना चाहिए, इससे भी हम थकावट से बच सकते हैं। ठीक है बेटा, समय योजना बनाने से एक ही समय पर करने के लिए कार्य इकट्ठे नहीं होते। गृहिणी कई कार्यों को करने का वही समय रखती है जिससे कि उसे सहायता मिल सके। अब यहाँ पे क्या है, समय योजना बनाने से एक ही समय पर करने के लिए कार्य इकट्ठे नहीं होते। अगर आप प्लानिंग कर लेते हो कि हमें इतने टाइम को ये करना है, इतने टाइम को ये करना है, तो इसके हिसाब से बेटा आपका जो होता है समय, वो बहुत जल्दी बच जाता है, और आप काम को भी आसानी से कर लेते हैं। और गृहिणी जब वो कई कार्य को करना चाहती है, और उस कार्य को करने के लिए अगर वो समय का मैनेजमेंट कर लेती है, तो उसके पास थोड़ा सा समय और बच जाता है। और इसी में बेटा, अगर गृहिणी अपने कार्यों को अपने परिवार के अन्य सदस्यों में भी बांट दे, ठीक है, अन्य सदस्यों में भी बांट देती है, तो भी उसके काम थोड़े से कम हो जाते हैं। जैसे मॉर्निंग का समय जो भी गृहिणी है उसके परिवार में बच्चों को स्कूल जाना है, जो भी पुरुष है उनको ड्यूटी जाना है, तो यानी ये जो टाइम होता है, ये बहुत ही पीक वाला टाइम होता है, बहुत ज़्यादा पीक वाला टाइम होता है।
क्यों? क्योंकि उसके पास काम बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे को स्कूल छोड़ना है, बच्चे का टिफ़िन तैयार करना है, बच्चे को स्नान कराना है, उसको ड्रेस पहनाना है, किचन का काम करना है, और भी लोगों का टिफ़िन पैक करना है, सुबह घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनको नाश्ता और दवा देना है। तो ये सारे कार्य अकेले अगर गृहिणी करेगी तो उसे थकावट भी ज़्यादा होगी, उसे थकावट भी ज़्यादा होगी और कार्य भी समय ज़्यादा लेगा। अगर इसी कार्य को वो किसी को दे दे, जैसे परिवार में बहुत सारे लोग हैं, तो किसी को स्कूल बच्चे को छोड़ने के लिए दे दे, किसी को नहलाने के लिए दे दिया जाए, किसी को टिफ़िन लगाने के लिए दे दिया जाए, तो इससे क्या होगा ना, गृहिणी का जो समय है बेटा वो बच जाएगा। ठीक? प्रत्येक परिवार में समय की माँग परिवार की परिस्थिति तथा संसाधनों तथा लक्ष्यों के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। इसलिए प्रत्येक परिवार को अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यावहारिक समय की व्यवस्था करनी चाहिए। तीव्र गति से बदलते हुए आज के जीवन शैली में घर, स्कूल एवं काम, हमारी अपेक्षाएं एवं जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। पहले बेटा जब हम लोग पढ़ते थे, हम लोग को खेलने के लिए बहुत टाइम मिलता था, बहुत टाइम। लेकिन अब का ऐसा समय हो गया बेटा कि बच्चे स्कूल के कामों में ही व्यस्त रहते हैं, उन्हें खेलने का समय मिल ही नहीं पाता है, और वो इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वो मोबाइल में लगा लेते हैं। ठीक है? तो वैसे ही बेटा सबका जीवन हो गया है। यानी आजकल की जो चीज़ें बदलती जा रही है ना, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, इसलिए समय प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। कोई भी चीज़, जैसे आपका एग्जाम आता है तो अपना टाइम सेट करते हैं ना, टाइम टेबल बनाते हैं ना। आप लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं कि सुबह मुझे इतने बजे उठना है, इतने से इतने ये विषय पढ़ेंगे, इतने बजे से इतने बजे ये विषय पढ़ेंगे, फिर स्कूल जाना है, फिर ये विषय पढ़ना है। तो आप क्या करते हो बेटा इस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं ताकि हम अपने सभी विषय को महत्व दे सकें, है ना। तो ऐसे ही यहाँ बेटा कि हमें समय का प्रबंधन जरूरी है। जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु समय प्रबंधन कौशल विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। समय प्रबंधन में जो लोग इन तकनीकों का प्रयोग करते हैं वो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। समय प्रबंधन आपको कार्यों के साथ साथ समुचित विश्राम और आनंद का भी अवसर प्रदान करती है। इसके बाद बेटा समय प्रबंधन का सिद्धांत, यानी थ्योरी क्या है टाइम मैनेजमेंट का। तो समय सीमित है, इसी और बीत जाने पर दोबारा हमें प्राप्त नहीं होता है। यानी जो हमारा समय है बीत जाए ना तो हमें दोबारा वो समय नहीं मिल पाता है। यानी अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं ना, जिसके कारण क्या होता है, हमारे कार्य हमेशा अधूरे रह जाते हैं और काम पूरा नहीं हो पाता है तो हम पूरे दिन चिंतित हो जाते हैं। और जब हम चिंतित हो जाते हैं बेटा तो हमारी सफलता भी अर्जित नहीं हो पाती है। जैसे कुछ यहाँ एग्जाम्पल दिया है, बहुत से विद्यार्थी परीक्षा के लिए चिंता करते हैं, तो हम क्या करें बेटा, इसी चिंता में अपना समय व्यर्थ करते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो समय हम चिंता कर रहे हैं अगर वही समय पढ़ाई कर लें बहुत मेहनत से, तो शायद अगर हम 100 में से 50 भी नंबर पा सकते हैं। इसलिए यहाँ इसलिए बताया गया बेटा कि परीक्षा के लिए चिंता मत करो, जो समय आप चिंता में दे रहे हो वही समय आप पढ़ाई कर लो। समय प्रबंधन की शुरुआत व्यवस्थित नियोजन से होती है। इसके लिए एक व्यवस्थित समय की योजना होनी चाहिए। प्रत्येक समय निश्चित अवधि में निष्पादित की जाने वाली गतिविधियों की अग्रिम सूची तैयार करके ही अपने समय का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, समय योजना करना चाहिए। इसे ही यानी यही जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम समय योजना कहते हैं, यानी टाइम मैनेजमेंट, टाइम प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, आपका समय प्रबंधन कितना अच्छा है थोड़ा सा देखिए। तो समय का प्रबंधन प्रभावपूर्ण होना चाहिए, समय का प्रबंधन सही होना चाहिए जिससे कार्य समय पर और उत्तम तरीके से हो सके। कैसा हो, समय पर हो और कार्य उत्तम तरीके से हो। प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रयास होना चाहिए कि आप अपने साप्ताहिक, दैनिक और हर घंटे के कार्य को समय पर कर पा रहे हैं या फिर नहीं। तो ये संपूर्ण गतिविधियां पूरी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है तो कार्य प्रबंधन सही न होने पर भी कार्य सही समय पर नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया आपको समय प्रबंधन कितना अच्छे से आ रहा है।
आगे देखिए। अब बेटा समय और गतिविधि योजना के विभिन्न चरण, यहाँ से आता है बेटा। पहला है समय योजना बनाना, दूसरा है क्रियान्वयन एवं नियंत्रण, तीसरा है मूल्यांकन यानी इवाल्युएशन। पहले हम प्लानिंग करेंगे, ठीक है, फिर कंट्रोल करेंगे, फिर हम इवाल्युएट करेंगे। तो ये 3 विधियां हैं, चरण, ये याद रखिएगा। यहाँ से नेट में भी क्वेश्चन पूछता है, टीजीटी पीजीटी एलटी में तो पूछता ही है। आपके जो बच्चियां कक्षा 12 में है बेटा, उनके लिए भी ये बहुत ही कारगर है। तो आप सारे लोग ध्यान से देखेंगे, 11 वाले बच्चे भी अच्छे से देखेंगे, क्योंकि आगे आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है आगे की कक्षाओं में। तो समय योजना बनाना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम समय का प्रबंध यानी प्लानिंग कैसे करेंगे, टाइम प्लानिंग कैसे हम करेंगे। तो समय व्यवस्था करने के लिए सबसे पहले समय योजना बनाई जाती है, ठीक है। क्या करते हैं, समय योजना बनाते हैं। समय को मापना सरल है, इसलिए समय योजना बनाना भी आसान हो जाता है। दूसरा है, समय योजना एक निश्चित अवधि में किए जाने वाले कार्यों की योजना है। यह कार्यों को करने से पहले बनाई जाती है। यानी हम प्लानिंग कब करते हैं, आप ही सारे बच्चे हो, आप लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हो हर किसी का, तो पहले से ही आप प्लान कर लेते हो ना कि इतने बजे छुट्टी होगी, इतने बजे हम लोग चलेंगे और इतने बजे तक हम लोग घर निकल जाएंगे, ताकि घर वाले भी हमें डांटे नहीं। तो आप कोई भी काम करते हो बेटा, बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें कुछ चरणों को देखना पड़ता है, कुछ चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला क्या है, कार्य की सूची। तो जब तक हम सूची नहीं बनाते हैं बेटा, जब हम सूची बना लेते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि इस काम को हमें कितना समय देना है। दूसरा, दैनिक कार्य योजना बनाना, यानी जो हमारा डेली का कार्य बेटा, अगर आप योजना बना के करते हैं ना, तो आपके जो कार्य होते हैं बेटा, वो समय पर खत्म हो जाते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, साप्ताहिक तथा मासिक कार्यों की योजना बनाना। कैसे बेटा, साप्ताहिक और मासिक कार्यों की योजना। जैसे बेटा आपका जो ड्रेस है, आप रोज दिन तो धुल के जाते नहीं होगी स्कूल, आप करते हो क्या, सप्ताह का कोई एक दिन रखते होगे। अगर आपके 2 ड्रेस है तो आप सप्ताह का एक दिन रखते हो, अगर आपकी एक ही ड्रेस है तो आप सप्ताह में 2 दिन रखते हो, है ना। यानी इस दिन मुझे अपने ड्रेस धुलने ही है, मतलब धुलने हैं, उसको धुलना, उसको आयरन करना, ठीक है। तो कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो साप्ताहिक तथा मासिक कार्य की योजना बनाते हैं। जो गृहिणियां जॉब में है, सप्ताह में संडे का दिन जो मिलता है बेटा, जो संडे का दिन मिलता है, तो वो लोग क्या करती है, उस दिन जितने भी पूरे सप्ताह के कपड़े होंगे, बेडशीट होंगी, सबको साफ करना, धूप दिखाना, फिर उन्हें आयरन करना, फिर उनको सही जगह पे रखना, ताकि पूरे सप्ताह यानी पूरे सप्ताह उन्हें कोई भी सामान चाहिए तो वो आसानी से ले सके, ठीक। फिर अगला है, सूचीबद्ध किए गए कार्यों को करने के लिए जितना समय चाहिए उसका अनुमान लगाना। अनुमान कैसे, मैंने बताया कि आपको घर का काम करने में इतना समय लगता है, नहाने में इतना, खाने में इतना, तैयार होने में इतना, विद्यालय जाने में इतना। तो आप क्या करते हो, इसके हिसाब से नहीं अपना प्लानिंग करते हो कि क्या मैं सुबह के समय में अपना कोई भी कार्य कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। फिर कार्यों को क्रमबद्ध करना, कार्य हमेशा सीक्वेंस में करना चाहिए। जब हम कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करते हैं तो हमें थकावट भी कम होती है और हमारा काम भी सही समय पे हो जाता है। कार्यों को विभिन्न सदस्यों में विभाजित करना, जब हम विभिन्न सदस्यों में विभाजित कर देंगे तो हमारा वर्कलोड ऐसे ही कम हो जाता है, ठीक। आगे देखिए, चूंकि इस लेसन में हम लोग को 2 ही पढ़ना है बेटा, समय और स्थान, ठीक है। तो आगे देखिए आप लोग, क्या दिया है, कार्य सूची बनाना, यानी हम कार्य की सूची कैसे बनाएंगे। जैसे सबसे पहले एक समय निश्चित हो जाता है ना, और उसके बाद उस समय में हमें कितना कार्य करना है, उस कार्य की हम क्या करते हैं, सूची बना लेते हैं। और कुछ हमारे ऐसे कार्य होते हैं जो प्रतिदिन के होते हैं, तो हम उसका भी अपना समय बना लेते हैं। जैसे घर की सफाई, बर्तन धुलना, और आपके खुद को तैयार होना, स्कूल जाना, टिफिन तैयार करना। घर में अगर कोई और है, जैसे आपके दादा या दादी हैं, तो उनकी देखभाल करना,
तो ये सारी चीज़ों का हम सूची बना लेते हैं। कुछ तो महिलाएँ ऐसी होती हैं बेटा कि अपने किचन में अपना टाइम टेबल रखी रहती है, कि इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे बच्चे को लेना जाना है। तो इस तरह से क्या होता है बेटा कि वो अपने समय से अपना काम कर लेती है और जो भी समय बचाती है वो अपने लिए समय थोड़ा-सा निकाल लेती है और जो इसी में स्मार्ट वर्क नहीं कर पाती हैं, वो पूरे दिन काम में लगी रहती हैं और उन्हें सिर्फ़ यही लगता है कि मैं तो सिर्फ़ काम करने के लिए ही बनी हूँ। तो काम है बेटा, हर किसी के पास काम है। हर किसी के पास उतना ही समय है, हर किसी के पास काम है। लेकिन हम काम को कैसे करें? अगर आप काम को सही तरीके से कर रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है? तो कुछ कार्य हमारे साप्ताहिक भी होते हैं, कुछ महीने का भी होता है। जैसे साप्ताहिक में क्या दिया है? कपड़े धोना, कपड़े को इस्त्री करना, विशेष साफ-सफाई करना आदि। कुछ मासिक कार्य कैसे हैं? मासिक कार्य कैसे बेटा? जैसे बैंक जाना, राशन लेना, गेहूँ पिसवाना। तो ये सब हम क्या करते हैं, पूरे महीने के लिए इकट्ठा कर लेते हैं ताकि बार-बार किसके पास टाइम है कि आप हर दिन जाओ 1 किलो 2 किलो आटा पिसवा के लाओ। तो हम क्या करते हैं बेटा, कुछ कार्य अपने ऐसे कर लेते हैं कि हमारे कौन से काम साप्ताहिक है, कौन से मासिक और कौन से कार्य हमारे मौसमी हैं। ठीक है? तो मौसम बदलने पर जैसे गर्म या ठंडा, कपड़ों को सँभालना, अचार डालना। गर्मी में हम सारे लोग अचार डालते हैं और जो भी ठंड वाले कपड़े होते हैं उसको धूप दिखा करके ताकि उसमें कीड़े ना लगे, हम उसको दीवार में बंद कर देते हैं, है ना? और जैसे ठंडी आती है वापस से उस कपड़े को धूप दिखाते हैं और हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ तालिका दिया है बेटा, काम से संबंधित और समय योजना बनाते समय इसके अतिरिक्त आराम और विश्राम से संबंधित क्रिया के लिए भी समय रखना ज़रूरी है। सभी प्रकार की क्रियाओं को हम निम्न तालिका द्वारा विभाजित कर सकते हैं। क्या दिया है यहाँ पे तालिका में? कार्य से संबंधित क्रियाएँ और आराम, फिर मनोरंजन संबंधित। तो खाना बनाना, कपड़े धोना, व्यक्तिगत सफाई, स्कूल जाना। आराम में क्या होगा? सोना, आराम से बैठना या फिर लेटना। मनोरंजन में टीवी देखना, मैगज़ीन पढ़ना, सैर पर जाना मतलब घूमने के लिए जाना। अब अगला पॉइंट बेटा, दैनिक कार्य योजना बनाना। यानी जो भी हमारा दिन का काम है, उसमें हम कैसे योजना बनाएँ, ताकि हमारा काम कम से कम समय में हो जाए और हमारा जो भी समय है थोड़ा-सा वो हमारे लिए बच जाए। ठीक है बेटा? जो हमारा थोड़ा-सा समय है, वो क्या हो थोड़ा-सा बच जाए। तो ये चैप्टर जो है बेटा थोड़ा-सा और बड़ा है। समय को अगर हम देखेंगे तो और भी ज़्यादा है। कुछ पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है बेटा? उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे वाला आप लोगों को दूँगी। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि दैनिक कार्य की योजना हम कैसे बनाते हैं। तो दैनिक कार्य की योजना बनाने के लिए हम प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य को लिख लेते हैं। उसके सामने यह लिखते हैं कि किस समय में ये कार्य किए जाएँगे। योजना बनाते समय साप्ताहिक व मासिक क्रियाओं के लिए कुछ समय बनाए रखना चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त दैनिक कार्यों में भी कुछ निश्चित समय पर किए जाने वाले होते हैं। ठीक है? स्कूल जाना, ऑफ़िस जाना, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना, ऐसे कार्य हमारे निश्चित समय पर होने चाहिए, है ना? तथा शेष कार्य को हम बाद में भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? तो बच्चे देखो बेटा कुछ कार्य हमारे जो होते हैं ना बेटा वो निश्चित ही होते हैं। उस कार्य को हम टाल नहीं सकते हैं। जैसे आप सबको विद्यालय जाना होता है, तो आप टाल नहीं सकते ना। अगर 9 बजे का विद्यालय है बेटा, अगर आपका 9 बजे का विद्यालय है, तो आपको 9 बजे के पहले विद्यालय में पहुँचना है, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा। तो क्या इसमें हम थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव कर सकते हैं? तो नहीं। कुछ समय ऐसे बेटा कुछ कार्य हमारे ऐसे हैं जो निश्चित हैं। क्या है? जो निश्चित हैं। इसमें हम फेर-बदल नहीं कर सकते। ठीक है? आगे देखिए। इसके बाद है साप्ताहिक तथा मासिक कार्यों का योजना बनाना। इसमें दैनिक योजना में रखे गए खाली समय में साप्ताहिक मासिक कार्यों को करना या रखा जाता है। ठीक है? यानी दैनिक योजना में रखे गए खाली समय में मासिक कार्यों को रखा जाता है। इसके बाद चौथा है सूचीबद्ध किए गए कार्यों को करने के लिए जितना समय चाहिए उसका अनुमान लगाना। यानी कि किसी कार्य को 3 बार 4 बार करने के बाद अनुमान लगाया जा सकता है कि इस कार्य में हमारा समय कितना लगेगा।
जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है बेटा, 15 मिनट आप जो है क्या कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं। ठीक है, आप 15 मिनट क्या कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, और स्कूल जाने में आपको 15 मिनट लग रहा है, तैयार होने में आपको 30 मिनट लग रहा है। तो इससे हम अनुमान लगा देते हैं कि हमारा वास्तविक समय कितना लगने वाला है। तो कार्य हमारा सरलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो सरलतापूर्वक संपन्न नहीं हो पाता। आप अनुमान लगाते हैं कि स्कूल तक पहुंचने में 15 मिनट का समय है, लेकिन अगर आप 20 मिनट में लग जाता है, आप 20 मिनट में पहुंचते हैं, तो ऐसे अनुमानित समय के अनुसार आपको क्या हो जाएगा, देर हो जाएगा, आप देर से पहुंचेंगे और आपका समय प्लानिंग अच्छा नहीं रहा होगा फिर। ठीक है, तो हमें ये चीज जरूर देखना चाहिए बेटा, अनुमान लगा करके आप कर रहे हो कार्य, तो अनुमान में समय हमेशा ज्यादा लिया करो, कम नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे क्या दिया, अगर आप विद्यालय जा रहे हो 20 मिनट में, लेकिन आपने यहाँ पे क्या सोचा, 15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे, तो बेटा कैसे, 5 मिनट, 5 मिनट तो बहुत मायने रखता है ना। तो काम को इस प्रकार से विभाजित करिए कि आपका जो भी समय है वो सही तरीके से समय पर वो कार्य हो जाए। ठीक है, ऐसे समय नहीं मैनेज करना है कि आपको आपके कार्य को करने में समय से ज्यादा समय लग जाए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी कार्यों की क्रमबद्ध करना, यानी कार्यों को हम कैसे क्रमबद्ध करते हैं। आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा बेटा, जरूर कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए बेटा। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी इस क्लास को देखते हैं, वो सारे लोग अपने दोस्तों को, और जो भी बच्चे कक्षा 11 में है वो बच्चे भी अपने दोस्तों को शेयर करें जरूर बेटा। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो भी कमेंट करिए बेटा। अगर कोई कमी है या कोई चीज़ नहीं समझ में आया है तो भी आप मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि बेटा मैं आप सबको देख नहीं रही हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा है कि आपको कैसा लगता है। मैं अपने तरीके से तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अब वो मेरा बेस्ट आप तक कितना पहुँच रहा है इसका पता हमें कब मिलेगा। अभी जब हम बताएंगे आपको ना, समय जो हम प्रबंधन करते हैं उसमें मूल्यांकन भी होता है। तो बेटा मेरा मूल्यांकन कैसे होगा, जब आप सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताओगे, तब मुझे समझ में आएगा कि मैं क्या सही में सही पढ़ाई, या फिर मेरे पढ़ाने में कुछ कमी रह गई, या फिर मुझे और कुछ सुधारना है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सारे बच्चे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए और अपने समय का सदुपयोग करिए। ठीक है बेटा, अभी पढ़ने का समय है, पढ़ लीजिए, उसके बाद बहुत समय मिलेगा आपको बहुत कुछ करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, थैंक यू।